हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का सिलेबस करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2023 के या आगे फर्दर जून 2024 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 10 तक डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दोनों लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्टरनेट डेज क्लास चलती है। एक दिन पेपर 1 की होती है, जनरल पेपर है जो सर 84 सब्जेक्ट्स के लिए जिसको देना कंपलसरी है। सेकंड सब्जेक्ट पेपर है वो पेपर टू कॉमर्स हो गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको जो डेली क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर लो। आज हमारे पेपर 1 की क्लास है। देखो, जो हमने पेपर 1 की लास्ट क्लास की थी उसमें हमने किए थे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, आज हम करेंगे मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड और कुछ टॉपिक इवेल्युएशन सिस्टम्स का। डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं जो हमारे मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको। इट विल बी कम अराउंड पेज नंबर 34। यहाँ ये हमने सब कुछ कर लिया था। ये ट्रेडिशनल भी हमने कर लिया था। यहाँ से करना है, हमने करने हैं मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखो, एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ, आपको रिकैप करवा देता हूँ। हमने जो ट्रेडिशनल किए थे ना, यानी ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है इनको यूज़ करके टीचर या एजुकेटर जो टीचिंग कंडक्ट कर रहा है वो उसको अफेक्टिव बनाता है। यानी जो लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे या जो टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत मीनिंगफुल बन जाता है। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस इन शॉर्ट मीनिंगफुल बन जाता है। स्टूडेंट्स को आप जब वो ऑडिटरी के साथ साथ कुछ एड्स को यूज़ करके उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हो, उससे बहुत अच्छा उनको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का काम, उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। यानी कि जब आपके पास कोई ऐसा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जो आपको टीच करके टाइम, यानी जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होगा तब आपको हेल्प करेगा, उससे आप टीचिंग को अफेक्टिव कर पाओगे। अब उसमें 3 तरीके के आते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। एक तो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। आज हम मॉडर्न करने जा रहे हैं। देखो, जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जैसे ट्रेडिशनल्स में क्या क्या आपके पास आता था, जैसे लेबोरेटरी सीक्वेंस हो गए, पीयर इंटरेक्शन होगी, टेक्स्ट बुक्स हो गया, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, विजुअल एड्स हो गया, लाइब्रेरी रिसोर्स, यानी ये सारी चीज़ें फिजिकल थी, ये टेंजिबल रिसोर्सेज थे, यानी जिनको आप देख सकते थे, फील कर सकते थे, टच कर सकते थे। अब जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, अब ये जितनी भी फॉर दी सोसाइटी में फॉर द टाइमिंग जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है ये उनको लिवरेज करता है। यानी जो आपके मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है ना, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टीचिंग को इन्हांस करने के लिए और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। मीन टू से, यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, अब आप टीचिंग को सपोर्ट तो दे रहे हो, अब जो वो सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो हेल्प करेंगी, वो सपोर्ट करेंगी टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए। अब इसमें जो मेन मेथड्स आते हैं उनको स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। देखो, मल्टीमीडिया यानी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, जब ये सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है आपस में वो मल्टीमीडिया कहलाता है। यानी मल्टीमीडिया मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं। देखो, अगर तो आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हो जो डिफरेंट मीडिया के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें इमेजेस हो सकती हैं, इसमें वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो अगर आपने कोई रिकॉर्ड किया उसकी रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, या कोई भी एनिमेशन, अगर आप इनको यूज़ करते हैं, यानी इनको अपनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तो जब आप इसको यूज़ करोगे टीचिंग के टाइम पे, ये आपके कंटेंट को डिलीवर करेगा एक बहुत ज़्यादा विजुअली इंगेजिंग और इंटरेक्टिव मैनर में। यानी स्टूडेंट्स, यानी जो लर्नर्स हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, जो आपका लेक्चर ले रहे हैं या जो आपको कंटेंट को देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। यानी वो विजुअली बहुत अच्छा सीखेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी वो जो उसको समझ ना पाएंगे। यानी उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से डीप वे में समझ आ जाएंगी। इससे क्या होगा, यानी आप जो
इसको देखकर जो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट होगी वो बड़ी इंटरेक्टिव हो जाएगी, या स्टूडेंट्स खुद अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अब वो एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएंगे, ना कि पैसिव लर्निंग की तरफ, ठीक है। यानी इससे क्या होता है, देखो अगर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते हो, ये फैसिलिटेट करता है कि जो आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रही हो उनके कम्युनिकेशन ईजी कर देता है। देखो जब आप एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताओगे या एक अकेला टीचर बोल के बताता है, उसमें बहुत फर्क है। देखो जब आप अपना लेक्चर के साथ साथ अपनी टीचिंग को सपोर्ट करोगे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के थ्रू, उसका इम्पैक्ट लास्ट लॉन्गिंग होगा, ठीक है। इससे जो लर्नर की इंगेजमेंट है ना वो इनहैंस हो जाती है, वो लर्नर खुद फील करता है, वो खुद को अपने आप को इन्वॉल्व करता है लर्निंग के प्रोसेस में। जितने भी आपके लर्निंग स्टाइल्स है, आप प्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी जितनी भी डाइवर्स नीड्स है उनको मीट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स। देखो आजकल जो आपके स्मार्ट बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट आ गया वो भी इसमें ही आता है। अर्लियर क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होते थे, फिर ग्रीन बोर्ड आए, फिर व्हाइट बोर्ड्स आ गए, और ना उसके साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड्स। यानी स्मार्ट बोर्ड अब एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक तो लिख तो आप सकते ही सकते हो, वो आप साथ ही साथ प्रेजेंटेशंस को भी प्रेजेंट कर सकता है। उसमें आप वीडियोस चला सकते हो, इमेजेस चला सकते हो, बहुत सीधे डिफरेंट कलर्स यूज करते हो वगैरह वगैरह। यानी ये टेक्नोलॉजी की एक एडवांसमेंट है। यानी जब इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स या प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो कंटेंट को साथ ही साथ डिस्प्ले कर पाएं, एनोटेट कर पाएं, उसके डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स या लर्नर के साथ इंटरेक्ट करें। देखो अगर आप जब एक ये नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे जैसे ट्रेडिशनल वे में अगर आप लिखते जाते हो तो वो एक मोनोटोनिक चीज़ है, वो बहुत पुरानी चीज़ है, उससे बच्चा बोर हो जाता है। बट अगर आप इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू जैसे स्मार्ट मोड में अच्छे डिस्प्लेस, आई कैचिंग डिस्प्लेस, अट्रैक्टिव कंटेंट प्रेजेंट करोगे, तो बच्चे का कभी भी आपके टीचिंग के प्रोसेस के टाइम पे ध्यान भटकेगा ही नहीं। यानी उसकी फुल अटेंशन आपके कॉन्सेप्ट को समझने पे होगी। सो इससे जो ना विजुअल इंगेजमेंट प्रमोट होती है, यानी बच्चों की, लर्नर्स की आंखें कंटेंट से हटेंगी ही नहीं, यानी वो विजुअली अपने आप को इंगेज रखेंगे ही रखेंगे। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होंगी, वो जब ये सारी, देखो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चे को समझा रहे हो, वो विजुअल इंगेजमेंट कर रहा हो, उसके बाद इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होंगे, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे पूछेंगे आपसे, क्वेश्चनिंग करेंगे, अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे, वो कहेंगे बताओ आप ये चीज़ क्यों हो रही है, ये वीडियो में ऐसे क्यों दिखा रहा है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में डिस्कशन क्लास में टेक ओवर करेगी, जिससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इजीली समझ आ जाएंगे। थर्ड आता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। देखो आज के टाइम पे इतने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस है जो एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। यानी अब जस्ट जो आपकी लर्निंग है वो बुक्स या जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वहां तक सीमित नहीं रही। मोबाइल फोन्स हर बंदे के पास है, कंप्यूटर्स हर बंदे के पास है। सो ये सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, और इसमें जो आप आज के टाइम पे एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आ रही है ना, वो एजुकेशन को एक और ही ऊपर लेवल पे लेके जा रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मूक भी तो इसमें ही आता है, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो भी ये डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंस जब आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को यूज करते हो, उसमें बहुत एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट प्रेजेंटेड होता है, उससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इंटरेक्टिव हो जाता है। सिमुलेशंस, देखो अर्लियर ना सिमुलेशंस नहीं होती थी। सिमुलेशन क्या होता है, देखो आप सिमुलेशन में एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को सिमुलेट करते हो, कॉपी करते हो, उसमें काम करते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल देखो जब एक बंदा या कोई स्टूडेंट पायलट का ही स्टडी करता है, यानी उसने अपने करियर में पायलट बनना है, एयरप्लेन का पायलट, आपको पता ही है, तब ना उसकी ट्रेनिंग सिमुलेटर भी होती है। यानी उन्होंने एक ऐसा मतलब आर्टिफिशियल प्लेन बनाया होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम 99% रेप्लिका होता है जब वो रियल प्लेन फ्लाई होगा एयर में, यानी वो सिमुलेटर होता है। अगर आपने देखा हो, आपने बहुत बच्चों ने सिमुलेटर्स देखे वो, यानी जैसे अगर आप वीआर कहते हो, यानी वो भी तो सिमुलेटर्स है, यानी ये वर्चुअल रियलिटी है। आप असली रियलिटी नहीं कह सकते, बट रियलिटी से कम भी नहीं है, असली रियलिटी से कम नहीं, यानी ये वर्चुअल रियलिटी की चीज़ें हैं। यानी वर्चुअली आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, यानी आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ जब होगी ऐसे इसका रिजल्ट होगा। सो जब ऐसी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे यूज़ की जाती है ना, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा निकलता, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस निकलता है इससे। यानी जो आप सिखाना चाहते थे, दो कॉम्प्लेक्स टॉपिक का एक्सप्लेन करना चाहते थे, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, वो सब कुछ इजीली हो जाएगा। यानी जो ये रिसोर्सेज है ये स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करें, उसका हर एक एस्पेक्ट, अपनी स्किल्स
को, यानी वो अब जो उन्होंने स्किल्स क्रैप किया उनको प्रैक्टिस करें, इमीडिएट फीडबैक मिलती है कि जो उन्होंने सीखा है, जब उन्होंने खुद किया स्टूडेंट वो ठीक कर रही हैं या नहीं है, या उनको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन शॉर्ट यहाँ इससे अंडरस्टैंडिंग और इंगेजमेंट दोनों, समझ स्टूडेंट की, लर्नर की, और उसकी खुद की लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट दोनों ही इन्हेंस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, LMS। देखो जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड LMS है, ये ऑनलाइन स्पेसेस टीचर्स को, यानी ऑनलाइन स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे टीचर्स आएंगे, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को डिलीवर करेंगे, असाइनमेंट्स देंगे, क्विजेस कंडक्ट करेंगे, असेसमेंट्स कंडक्ट करेंगे। मीन टू से अब टीचिंग तो हो रही है, टीचर आ रहा है, एजुकेटर आ रहा है, वो आपको कंटेंट भी देगा, आपकी असेसमेंट भी करेगा, आपको क्विजेस भी खिलाएगा, आपको क्वालिटी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा। बट ये सब कुछ अब ऑनलाइन स्पेसेस पे होगा, यानी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप ऑनलाइन करोगे ये चीज़ें। यानी इससे एक तो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होगी, यानी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी है, जस्ट फर्क इतना फिजिकल इन्वायरमेंट, एक ऑनलाइन स्पेस है। सो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है, कोलैबोरेशन करेंगे, डिस्कशंस होंगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी रिसोर्सेज की अच्छे से डिजिटल इन्वायरमेंट में। यानी हर स्टूडेंट ट्राई करेगा अपने आप को एक्टिवली इंगेज करने में, टीचर अपनी टीचिंग के स्टाइल को इफेक्टिव बनाने की स्टाइल करेगा। यानी इन शॉर्ट देखो, जब टीचर और स्टूडेंट या लर्नर इकट्ठे होंगे, इंटरेक्टिव काम होंगे, इंटरेक्टिव डिस्कशंस होगी, एक्टिविटीज होंगे, सो उनका मेन काम यही होता है जो लर्निंग आउटकम निकले वो मीनिंगफुल निकले, यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी मीनिंगफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है AR और VR, इनको हम ना ICT की यूनिट में भी करेंगे। ये आज के टाइम में इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आज के टाइम पे प्राइम इंपॉर्टेंस बन गया, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। देखो AR और VR टेक्नोलॉजी ना एक इमर्सिव और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। यानी देखो, अगर पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक चीज आपको जस्ट बोल के बताना, एक चीज होती है आपको वीडियो के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना, एक चीज आपको, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको करके बताती कि होगा क्या जब आप इसको करोगे, वो वर्चुअल होता है। यानी जो ये टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इमर्सिव और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। देखो, जब आपको कोई वर्चुअली चीज़, यानी जो एक आर्टिफिशियली चीज़ देखने को, मतलब आर्टिफिशियली आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि जैसे वो सच में ही हो रही है, लाइक बिल्कुल रियलिटी के साथ मैच खाएगी, तो वो जो माइंड पे आपके इम्पैक्ट छोड़ेगी ना स्टूडेंट्स के, या जो लर्निंग इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करेगी, उसका कोई मैच नहीं कर पाएगा। यानी ये स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को भी रियलिटी में लाके अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी वो चीज़ें जो कभी रियलिटी में ना पॉसिबल हो बट वर्चुअलिटी में वो पॉसिबल हो सकती है। इससे आप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे स्टूडेंट, वो अपने आप को इंगेज करेंगे सिमुलेटेड सिनेरियोस में। यानी वो इससे क्या होगा, यानी अगर वो अपने आप को इंगेज नहीं, या मतलब अगर ये चीज़ पॉसिबल ना होती टेक्नोलॉजी में, जैसे आप मान के चलो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा ग्रो करी है, सेम चीज़ वर्चुअल रियलिटी है। यानी बहुत चीज़ें, मान लो सपोज करो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक फॉरेन की कंट्री थी, उसके कंट्री का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी मतलब क्लोज शोरूम में AI और VI का यूज किया। यानी अब अगर आपने कोई भी क्लोथ लेना है, आपने ट्राई नहीं करना चाहते कि बट आपको ये चाहिए कि वो मेरे पे लगेगा कैसा, सो उन्होंने एक ऐसा मिरर बनाया, उसमें सभी ऑप्शंस अवेलेबल। जब जौन सा आपने स्टाइल चूज किया, जब आप उस मिरर के सामने जाते हो, वो AI आपको क्लोज पहना देता है खुद को, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग के। यानी वो वर्चुअल सिमुलेशन है, आपको पता चल जाता है कि हम लगेंगे कैसे जब एक्चुअल में हम इसको अपने ऊपर और डालेंगे, यानी वियर करेंगे। ठीक है, सो ये जो सिमुलेशंस है ना, जो ये वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन्होंने वो चीज़ें पॉसिबल कर दिया जो एक्सपीरियंस, यानी वो एक्सपीरियंस अब बंदा ले सकता है जो कभी या तो बहुत चैलेंजेस थे या बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। सो इन शॉर्ट देखो, जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ना, ये टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके टीचिंग को इन्हांस करें, यानी टेक्नोलॉजी को एक बेस बना के उसकी सपोर्ट लेके टीचिंग इन्हांस की जा रही है, उसके टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है, लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाया जाता है थ्रू यूज ऑफ डायनामिक रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, इससे एक तो लर्नर्स को बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाता है इन्फॉर्मेशन का, जितनी उनको इन्फॉर्मेशन डीप चाहिए, जितनी डिटेल में चाहिए वो ले
पाएंगे उनको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीइंग इंडिविजुअल उनमें डिफरेंसेस हैं। सो आपको उन डिफरेंसेस का तो ध्यान रखना पड़ेगा। सो उनको आप पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉसिबल होगी, यानी वो ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स बना के आपस में डिस्कशंस करके लर्न करेंगे। सो देखो ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट्स हैं आर्गुमेंट आपके मतलब मॉडर्न टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम्स के, बट इनकी जो आपके मॉडर्न टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम है इनको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का बहुत हाई टेक एक्सेस चाहिए, यानी आपको पूरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट चाहिए, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स भी चाहिए अगर आपने इनको यूज़ करना। सो इसकी ये एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम्स पे मूव ऑन करते हैं, वो आते हैं आईसीटी बेस्ड। आईसीटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो जो आपके आईसीटी बेस्ड टीचिंग स्पोर्ट्स सिस्टम्स है ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को इंटीग्रेट करते हैं, यानी ये कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करते हैं टीचिंग और लर्निंग में। इन शॉर्ट कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को आपस में इंटीग्रेट करके यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके आप टीचिंग और लर्निंग को किस तरीके से कैरी आउट करोगे इनको यूज करके। सो जो ये सिस्टम है ना, ये सारे के सारे जितने डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, डिजिटल सोर्सेज जो मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है जो एजुकेशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसके कॉमन एग्जांपल्स या मेथड्स करें उनमें से सबसे पहला हमारे पास आता है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। देखो जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ये हमें ना एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करने का। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इन द सेंस हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, यानी आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, यानी जो अगर आप आईसीटी बेस्ड सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हो तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसका आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। यानी इसमें एजुकेशनल कंटेंट की इतनी इफेक्टिवली डिलीवरी होगी कि हर जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएगा। आप असेसमेंट्स को मैनेज कर सकते हो, यानी एक ही सिस्टम पे आप पहले पढ़ाओ, टेस्ट लो, असेस करो, वो पॉसिबल है दोनों चीज़ें। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होगी, साथ ही साथ लाइक देखो अगर टीचर मान लो एक सिस्टम उसके एंड पे है, बाकी स्टूडेंट्स दूसरे सिस्टम के एंड पे है, सिस्टम्स आपस में कनेक्ट भी करेंगे, यानी आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, पढ़ाने के साथ साथ डिस्कशंस भी कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मूडल हो गया, कैनवास हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेबिनार्स। बहुत आज की इंपॉर्टेंट की चीज़ है। देखो अगर मैं आपको बात बताऊं, जब जो बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, वो आज के टाइम पे आपको लेक्चर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन की एग्जांपल ले लो, देखो अर्लियर इतनी ठीक है टेक्नोलॉजी तो ठीक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, बट जब आपको अगर मैं आपको रिसेंट बताऊं, जैसे ही 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इस चीज़ों को यानी स्टडी को ऑनलाइन लेके जाने में बहुत बूस्ट मिला है, क्योंकि तब तो फिजिकली तो क्लासेस पॉसिबल ही नहीं थी ड्यू टू द पेंडेमिक। सो तब ये चीज़ों की डेवलपमेंट एक और ही हाई लेवल पे चल गई, तो अब ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। देखो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये आपको एक रियल टाइम कम्युनिकेशन अलाउ करती है। मीन टू से जब भी आप किसी के साथ वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, आप जब मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, अगर मैं यही क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू यानी वीडियो चैट के थ्रू लगाऊँ तो वो स्टूडेंट सारे लाइव कनेक्ट होंगे, ठीक है। हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, हम लाइव रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हो, मैं आपको क्वेश्चंस क्लियर कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता हूँ, डिस्कशंस कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें रियल टाइम में पॉसिबल है। हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इवन मान लो अगर जैसे मैं एक स्टेट से क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ, दूसरा बच्चा माइल्स अवे है मेरे से, किलोमीटर्स अवे है, तो वो भी रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास को अटेंड कर पाएगा। सो ये रिमोट लर्निंग भी वीडियो मतलब आप कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार्स के थ्रू पॉसिबल है। सो ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाए वर्चुअल क्लासेस में। वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, इंटरेक्टिव डिस्कशंस कंडक्ट करेंगे, लाइव प्रेजेंटेशंस की जाएंगी, स्क्रीन शेयरिंग की जाएगी, उससे आप प्रेजेंटेशन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में करवा सकते हो। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जूम हो गया, वो भी एक वीडियो चैट का ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया या गूगल मीट। देखो इसमें से ना एक गूगल मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बहुत बार पूछा गया, पेपर 1 का ही टॉपिक है। गूगल मीट क्या है? देखो गूगल मीट ना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल ने डेवलप किया था। ये एक फ्रीमियम सर्विस है, यानी फ्री या फॉर द 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स। अगर यानी ये यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो वीडियो कॉल्स कंडक्ट कर सकते हैं विद 100 पार्टिसिपेंट इन वन कॉल। यानी जब आप वीडियो कॉल कंडक्ट करोगे उसमें 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है। अब जो गूगल मीट के सेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता, ये असर्शन रीजन में आया था। देखो अगर तो आपके पास गूगल मीट का फ्री वर्जन जो ज़्यादातर 99.9
99% बंदों के पास फ्री वर्जन ही है, तब आप पर्सनल जीमेल और गूगल अकाउंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी वीडियो चैट को कंडक्ट कर पाओगे। बट इनको सेशंस को रिकॉर्डर क्लास में, या आपका सेशन होगा या आपकी क्लास होगी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। देखो जस्ट क्या है, उन्होंने आपको अगर फ्री सर्विस दी, आप क्लास को कंडक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन क्लास है सेशन को जो गूगल मीट के थ्रू चल रहा है, जो आपके टीचर ने लिंक आपको भेजा हुआ है या किसी भी एजुकेटर ने अगर लिंक भेजा, जस्ट आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है गूगल के, इनफ। इसके अलावा और कोई आपको डिजिटल स्किल बहुत हाई लेवल की नहीं चाहिए। बट आप इन सेशंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर फ्री सेशंस चल रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER। देखो जो हमारे ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है ना, ये फ्रीली अवेलेबल है, ये फ्रीली अवेलेबल एजुकेशनल मटेरियल्स हैं खास करके, जो क्या असेस किए जा सकते हैं, जिनको बार बार रीयूज किया जा सकता है या मॉडिफाई कर सकते हैं एजुकेटर्स और लर्नर। मूक एग्जांपल है इसकी, यानी जैसे यूट्यूब, आप देखो अब जो मेरी वीडियोस हैं फ्रीली अवेलेबल है ना, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है किसी भी टाइम, चाहे 20 साल बाद भी आप इसको एक्सेस करना आपको मिल जाएगा अगर यूट्यूब चलती रही। दैट्स द कंडीशन। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, सो इनको अच्छे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लर्नर देख सकता है, टीचर इनको कभी भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैं आपको 10 साल बाद भी एक वीडियो को मॉडिफाई एडिट कर सकता हूँ, रीयूज किया जा सकता है बार बार। मान लो किसी स्टूडेंट, अब कोई हमारी क्लास का ही स्टूडेंट ले लो, कोई लर्नर ले लो, उसको पहली बार वीडियो नहीं समझ आई, उसने मतलब एक बार देख लिया, अब उसने पेपर के नज़दीक एक बार उसको फिर कॉन्सेप्ट को समझना, वो दोबारा से उसको दे सकता है, उसको रीयूज कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अलाउ करते हैं। यानी जो आपके ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, इसमें टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियोस हो सकते हैं, लेक्चर नोट्स हो सकते हैं, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स हो सकते हैं। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 दिन मैंने आपको मेंशन कर दिया जो वन ऑफ द बेस्ट हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी ऑनलाइन जाके कोई ना कोई ओपन सोर्स से एजुकेशनल रिसोर्स मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको मूक के नाम से जाते हैं। देखो मूक हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है, सो इसको करते हैं। मूक क्या है, देखो मूक है ना, जो ये आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यानी मूक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था। इस पे जो आपके हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बहुत एमिनेंस के हैं, यानी बहुत हाई लेवल के इंडिया में इंस्टीट्यूट था, उनमें से एक्सपर्ट्स को चुना गया, उन्होंने रिसोर्सेज बनाए, ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, वो मूक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी ये ओपन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड, कोई भी इनको कहीं भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है इनको एक्सेस कर सकता है, कोई आपको फीस देने की जरूरत नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट का। जो ये कंटेंट है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा विद द मेंटेनिंग ऑफ अ हाईली डिग्निफाइड कंटेंट एंड क्वालिटी उन्होंने बनाया हुआ है, इसी फ्रीली अवेलेबल है। बस आपको एक इंटरनेट का एक्सेस चाहिए। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं, असेसमेंट्स हैं, डिस्कशन फोरम, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊं मूक की, तो कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। देखो ये तो मैंने 3 बताई हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल लर्निंग। अब मोबाइल लर्निंग 2 वर्ड से बना, मोबाइल प्लस लर्निंग, मीन टू से जस्ट आप मोबाइल को यूज़ करके सीख रही हो, लर्न कर रही हो। देखो मोबाइल लर्निंग है ना, ये मोबाइल डिवाइसेस को यूटिलाइज करता है सीखने के लिए, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, यानी इन चीज़ों को यूज़ करके कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर किया जाता है, रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होती है। जैसे अब देखो कुछ टाइम बाद ना, जैसे जैसे हम अपना सिलेबस हमारा कवर होगा ना, जब हमने प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, लाइक मान के चलो 2 मंथ्स में हमारा पूरा सिलेबस दोनों पेपर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करेंगे सितंबर तक ही कंप्लीट हो जाए, उससे 15 सितंबर तक की। फिर हम लाइव जाया करेंगे, लाइक लाइव जाके हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगा, बताऊँगा, क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस A to Z, नियर अबाउट हम पिछले 5 से 10 साल के सारे क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तब जब ये क्वेश्चंस होंगे यानी वो लाइव होंगे, इसमें जब लाइव होंगे तो यानी आप इंटरेक्शंस होंगे, आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराऊंगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होगी, ये सारी चीज़ें मोबाइल पे भी पॉसिबल। सो ये मोबाइल लर्निंग का हिस्सा है। सो काफ़ी मोबाइल लर्निंग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनेबल करते हैं कि आप किसी भी टाइम कहीं किसी भी जगह से सीख सकते हो। ना तो टाइम का बैरियर है, ना तो प्लेस का, जस्ट आपके पास एक इंटरनेट चाहिए। यानी इससे जो एजुकेशन है ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बन गया, यानी जो एजुकेशन की रीच है वो बहुत ज़्यादा दूर तक चली गई है। ठीक है, जो इन शॉर्ट जो ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। देखो कितनी तो बेनिफिट्स मैंने ही आपको बता दिया। इससे आपको एक तो एक्सेसिबिलिटी एजुकेशनल कंटेंट की बहुत बढ़ गई है, फ्लेक्सिबल हो गया, टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, लर्निंग अब पर्सनलाइज्ड हो चुकी है, यानी रिसोर्सेज का एक्सेस अच्छा मिल रहा है, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रही है, इंटरेक्शंस पॉसिबल हो पा रही है। सो
सो इससे एक तो ग्लोबल कोलैबोरेशन हो रही है, यानी लर्नर्स इनेबल कर पा रहे हैं अपने पास कि उनके पास अच्छा वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, बहुत अमाउंट में ह्यूज क्वालिटी का हाई क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो अपने आप को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज कर पा रहे हैं, उनको फीडबैक मिल रही है, यानी आप टीचर्स भी फीडबैक दे रहे हैं उनको, वो टीचर्स को भी फीडबैक दे रहे हैं। सो बट यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है, यानी इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब अगर आपने आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स चाहिए। तब देखो, अगर आपके पास डिजिटल लिटरेसी स्किल्स होंगे, आप डिजिटली अवेयर होंगे कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, तभी आप इनको यानी आईसीटी बेस्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओगे। यानी ये चीज़ें जो अब ये लिमिटेशंस हैं दोनों स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए, यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए, ठीक है। देखो, अगर हम इनको, मैंने अब आपको 2 करवा दिए, 3 कर लिए हमने। सबसे पहला ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किया, फिर मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किया, फिर आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किया। देखो, अगर ये तीनों के अपने बेनिफिट अपने लिमिटेशन है, अगर तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको एक अलग ही रिजल्ट मिलेगा जो ब्लेंडेड अप्रोच होगी, यानी उससे कोई भी एक तो ड्रॉबैक नहीं होगा, आपका जो लर्निंग आउटकम और एक्सपीरियंस होगा बहुत मीनिंग होगा, इफेक्टिव होगा। देखो, जो अगर हम इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर लें तीनों को, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम्स को, तो इससे एक ना कॉम्प्रिहेंसिव जो हर एस्पेक्ट को कवर करेगा और डायनामिक, यानी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो चेंजेस यानी अप टू डेट होगा, ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। यानी एजुकेटर्स अगर ब्लेंडेड अप्रोच को यूज करते हैं, वो इन सारे मेथड्स को, जितने भी डिफरेंट मेथड हैं उनको कंबाइन करते हैं, रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, तो जितने भी उनके लर्नर्स की डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस डाइवर्स नीड्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं लर्नर्स, उनके डैम श्योर उनमें डिफरेंसेस होंगे, उन सबको मीट किया जा सकेगा, और जो लर्निंग आउटकम है वो ऑप्टिमाइज, यानी लर्निंग आउटकम हर बंदे के लिए एक पर्सनलाइज्ड होगी। इन शॉर्ट की, यानी कोई भी आपका लर्नर किसी भी तरीके की ड्रॉबैक को फेस नहीं करेगा, हर बंदे की नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है अगर ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो की जाती है। जो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स है ना, ये फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर लेते हैं ऑनलाइन कंपोनेंट्स के साथ। यानी इन शॉर्ट देखो, आप फेस टू फेस भी कर रहे हो, टीचर लर्नर के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है, बट उसमें कोई टाइम का, यानी उसमें कोई बैरियर भी नहीं है, यानी कोई फिजिकल इन्वायरमेंट का बैरियर नहीं है। आप रिमोट लर्निंग कर रहे हो, यानी आप एक ऑनलाइन ऐप पे जा रहे हो, फेस टू फेस वीडियो चैट कर रहे हो, स्टूडेंट्स उसमें कनेक्ट हो रहे हैं अपनी जगह से अपने टाइम पे, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो जो ये है ना, जब ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं ना, ये एक मिक्स अलाउ करता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स का। यानी जब ये ब्लेंड हो गया, मतलब कोई दो सिस्टम्स आपस में कंबाइन होंगे ही होंगे, इंटीग्रेट होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो टीचर मल्टीमीडिया को, प्रेजेंटेशंस को यूज़ कर रहा है, वो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स को यूज़ कर रहा है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है जब इन पर्सन सेशंस हो रहे हैं, एक तरीके के एग्जाम्पल। यानी इन शॉर्ट इन पर्सन सेशंस मतलब देखो, टीचर ने एक फिजिकल इन्वायरमेंट में बच्चों को बुलाया, बच्चे भी आ गए, अब टीचिंग का सेशन कंडक्ट होने रहा। जब टीचिंग का सेशन कंडक्ट होना स्टार्ट होगा, टीचर टेक्नोलॉजी को यानी डिजिटल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, वीडियो लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए। सो ये कंबाइन हो गया मॉडर्न और ट्रेडिशनल का। अब सेकंड इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि अब जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, लिवरेज कर रहे हो, अब टीचर बच्चों को बुला नहीं रहा ना, बच्चे एक फिजिकल इन्वायरमेंट में आ रही है, अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू काम हो रहा है, यानी मोबाइल लर्निंग के थ्रू रिमोट और इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही है। सो किसी भी वे में आप किसी भी मेथड को या दूसरे मेथड के साथ कंबाइन कर सकते हो। सो जो इंटीग्रेशन है ना, ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, ये जब की जाती है ना, इसको करने के भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी उन फैक्टर्स को आपको पहले समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर ही आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्यों आपने मेथड्स को इंटीग्रेट करना, सीखना क्या चाहते हैं बच्चे, आप यहाँ बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो, आपकी डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स क्या है, आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रिंसिपल्स कैसे हैं। जब आप टीचिंग का सेशन कंडक्ट करोगे कि आपकी जब इंस्ट्रक्शंस आपने डिलीवर करनी है, उनका डिजाइन कैसा, क्या आपकी पेडागोगिकल के अप्रोचेस हैं, यानी कौन से आपने पेडागोगिकल स्किल्स को यूज करना है टीचिंग के टाइम पे। सो ये सारी चीजें इसेंशियल है। इनको इसके अलावा ये तो इसेंशियल है ही है, हमें कंटेंट को स्टडी करना पड़ेगा, हमने कंटेंट कैसा देना है कि वो किस तरीके के, यानी वो मतलब बड़ा सिंपल
कंटेंट है या उसको इमर्सिव एक इन्वायरमेंट चाहिए, आपको डिजिटली उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम्स कैसे है वो इजीली आपको मिल जाएंगे, या आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है। इसके अलावा जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इन डिटेल एनालिसिस किया जाता है, तभी हम सेलेक्ट करते हैं और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। यानी इन सभी फैक्टर्स को जब जज किया जाता है फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन निकलेगी कि कौन से मेथड को किस मेथड के साथ इंटीग्रेट करना है। सो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ये, जिसमें आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, ट्रेनिंग दी जाती है और असेसमेंट की जाती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो हम सिस्टम्स को जिनको हमने इंटीग्रेट किया या हम यूज़ करेंगे, एक तो वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके और उनकी सिस्टम्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। समझ आ गया। फर्दर मोर कई और भी चीज़ें, जैसे ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप जो ये सिस्टम्स की इंटीग्रेशन कर रहे हो इनको रेगुलरली इवेल्युएट करो। यानी आप अपने टीचिंग सिस्टम सपोर्ट, यानी जो आपके टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको अडेप्ट करवाओ स्टूडेंट्स की फीडबैक के बेसिस पे, टीचर की फीडबैक लो, स्टेक होल्डर्स की। यानी ठीक है, एक बार सिस्टम बन गया, उसके अगर आपको यूज़ भी करना आ गया, बट उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स चाहिए। इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आपको स्टूडेंट्स की फीडबैक मिलेगी, खुद की फीडबैक भी दो, स्टेक होल्डर्स की जो बंदी इंटरेस्टेड है वो फीडबैक लो। देखो इन द शॉर्ट सेंस, मान लो अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, यानी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जा रहे हो, बट बच्चा उसको इजीली कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, ये एक ड्रॉबैक है, इसको रिमूव करो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं टीचर्स को अपने आप को कंटिन्यूसली प्रोफेशनली डेवलप करना ही पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा इन्हें वाइटल होगा या बहुत क्रूशियल होगा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, पेडागोगिकल नॉलेज को यूज़ करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को यूज़ करने के लिए जब इन सिस्टम्स का यूज़ होगा। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊँ, होप सो, वैसे तो बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है ना, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्रूशियल, यानी ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इन्हेंस होता है। देखो, अगर आप टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स नहीं यूज़ करते तो टीचिंग कभी भी एक अफेक्टिव लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। टीचिंग हमेशा एक डल रहेगी, यानी वो एक्टिव लर्निंग कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। सो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो टेंजिबल रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जबकि जो आपके मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड मेथड है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक इंटरेक्टिव और डायनेमिक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें ऑनलाइन सिस्टम्स जो मॉडर्न बेस्ड हैं, आईसीटी बेस्ड है, इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज लाया कि यानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी स्टूडेंट्स अपने आप को इंगेज करें एक्टिव लर्निंग में, इन्वॉल्वमेंट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। सो इन सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन है, इससे एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा, जो हर लर्नर की जितनी भी डिफरेंट नीड्स हैं, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी के हो, वो पूरी हो पाएंगी। यानी आप हर तीनों सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, इनकी स्ट्रेंथ्स को लीवरेज कर रहे हो, यानी इनकी एक दूसरे की स्ट्रेंथ दूसरे के ड्रॉबैक को खत्म कर देगी, यानी आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे। सो एजुकेटर्स इससे एक इंगेजिंग, इफेक्टिव और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस बना सकेंगे, यानी सारा का सारा फोकस स्टूडेंट्स पे होगा। मीन टू से देखो, टीचिंग का काम ही है बच्चों को समझाना, बच्चों को पढ़ाना, वो इससे अच्छे से पॉसिबल होगा। आप स्टूडेंट्स प्रिपेयर करोगे कि वो इसी डिजिटल एज में भी सक्सीड करें, यानी वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे पीछे ना रहे। सो होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, एक इसमें से ना क्वेश्चन आया था असर्शन की फॉर्म पे, वो समझते हैं। उन्होंने क्या कहा था असर्शंस में, उन्होंने कहा था A modern and ICT based teaching support system requires some technical knowledge on the part of teacher and learner। यानी वो कह रहे हैं अगर तो आप मॉडर्न और ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से यूज़ कर रहे हो तब आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टीचर को भी कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लर्नर को भी चाहिए। अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ, देखो जो मॉडर्न टीचिंग टूल्स हैं या ICT के टूल्स हैं, इनके यूज़ के लिए टीचर्स और लर्नर्स को कुछ लेवल टेक्निकल नॉलेज का चाहिए ही चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ को यूज़ किस तरीके से करना है। यानी अगर आपको यही नहीं पता कि ये चीज़, देखो मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो जैसे कार है, कार ड्राइविंग स्किल्स होती है ना, आपको कार चलाने से पहले सीखनी पड़ती है। कोई बंदा सीधा कार नहीं चला सकता, ठीक है। एक बंदा है जिसने पूरी 1 मंथ की ट्रेनिंग ली और उसने कार ले ली। दूसरा बंदा ये है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं पता कार, बट कार ले ली। अब किसके लिए बेनिफिट होगी? देखो, कार वो ही चला पाएगा ना जिसको आती है चलाने, जिसके पास स्किल्स है। दूसरे बंदे को कार चलानी आती नहीं, उसके कार, चाहे उसके पास लैम्बोर्गिनी हो, कौन सी मर्जी कार हो, चाहे उसके पास रोल्स रॉयस की कार हो, तो वो फायदा ही क्या, उसको चलानी नहीं आ रही। सो ये चीज़ें हैं सेम टू सेम। सो कहीं एक लेवल आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का टीचर्स के और स्टूडेंट्स के पार्ट पे रिक्वायर्ड है ही है, अगर आपने मॉडर्न और ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स को यूज़ करना है। यानी ये अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे इंटेलिजेंट मैनर में।
कर लोगे, धक्के से कर लोगे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीजन उन्होंने क्या दिया था, कहते वो, अब असर्शन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उन्होंने रीजन में क्या दिया, बोथ टीचर्स एंड लर्नर हैव टू बी प्रोवाइडेड ओरिएंटेशन इन यूज ऑफ वेरियस स्पोर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स इन एन इंटेलिजेंट वे। वो क्या कहते हैं, देखो जब अगर तो आप उन्होंने ये टूल्स और टेक्निक्स को यूज करना, तो आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। जैसे देखो जब कोई नया एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप हायर करते हो, या आप मान लो अगर आप एम्प्लॉय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार काम करते जाते हो, वो आपको इंडक्शन और ओरिएंटेशन देते हैं ना, यानी हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा रीजन में, वो कहते हैं एक टीचर जो ये स्पोर्ट्स सिस्टम्स और टूल्स हैं, टीचर और स्टूडेंट को इनकी ओरिएंटेशन, इनको इंट्रोडक्शन एक देना बहुत ज़रूरी है, अगर उन्हें इनको इंटेलिजेंट वे में समझाना। वो क्या एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपने मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट या आईसीटी बेस्ड सिस्टम्स है, इनको अगर इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो टीचर्स और लर्नर्स को गाइडेंस तो देनी ही पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा ये चलते कैसे हैं, तभी वो समझेंगे या इन टूल्स और टेक्निक्स को यूटिलाइज कर पाएंगे जो आपने उनको प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स का यानी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे स्लेव यूनिट 1 का टॉपिक आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। उसमें हम एलिमेंट्स और टाइप्स करेंगे इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हायर एजुकेशन में CBCS होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, इनोवेशंस होगी इवैल्यूएशन सिस्टम के। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इवैल्यूएशन सिस्टम्स क्या होता है, देखो अगेन मैं आपको यहाँ पे एक हाईलाइट करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा, देखो आप सेशंस के वीडियो सेशंस जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ना, इनको ज़रूर गो थ्रू हो, अकेला PDF पे डिपेंड मत करो। यानी देखो ऑल्दो आपके पास PDF है, अब ठीक है, आपके पास अच्छा मैटर है, मैंने आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया, बट बहुत चीज़ें टीचर के समझाने वाली होती है, क्यों? गो थ्रू हो। यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दो, उसको भी ज्वाइन कर लो, आप अपने टेलीग्राम पे भी कर लो, दोनों चैनल्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, कोई पेड बैच नहीं है। अगर मान लो, देखो पता है आज के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आप एक बच्चा क्या करे, क्या करना चाहिए, एक पैम्फलेट बना दो, उस पर लिख दो कि भाई इतने पैसों में इतना बैच टारगेट, आपका दिसंबर के लिए प्रेपरेशन में इतने पैसे दो, आपको दोनों पेपर्स करवाए जाएंगे। आप उससे लकरेट होते हो, आप उससे अट्रैक्ट होते हो कि भाई ये पेड़ है, कुछ ना कुछ तो इससे खास होगा। देखो ये चीज़ वो नहीं है, ठीक है, हर चीज़ सुना नहीं होती। ट्राई करो, अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो उसको वॉच करो, बाकी रेस्ट आपके खुद की मर्जी है। हम आगे अपने सिलेबस की कंटिन्यू करते हैं। जर्नी इवैल्यूएशन सिस्टम्स क्या होते हैं। देखो जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट को असेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प है। यानी आपने, टीचर ने और एजुकेटर ने, अब देखो लर्निंग टीचिंग तो कर दी, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस पूरा कैरी आउट हो गया, अब हम एंड पे आते हैं। अब बच्चे को कुछ समझ आया या उसके ऊपर जहाज के जैसे निकल गया, अब ये चीज़ें हम इवैल्यूएशन सिस्टम्स बताते हैं। हम एजुकेशनल आउटकम्स को मेजर करते हैं इनके थ्रू कि बच्चे के क्या एजुकेशनल लेवल है, क्या उसका कंटेंट जो हमने उसको डिलीवर किया उसके दिमाग में उसको समझ आया, क्या उसको क्लैरिटी मिली है, यानी हमें फीडबैक मिलेगी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इस सिस्टम में ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं इवैल्यूएशन की। यानी जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, इस पर हम बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स करेंगे, टाइप्स करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम के, जो हायर एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स हैं ना, टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, इनका मेन फोकस ये होता है कि आप इवैल्यूएट करो स्टूडेंट्स को, यानी लर्नर्स को इवैल्यूएट करो कि उन्होंने कितना सीखा है, अगर सीखा है तो किस लेवल का सीखा है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, जस्ट अभी भी वो डाउट्स में है। सारी चीज़ें इनमें से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एलिमेंट्स क्या है इवैल्यूएशन सिस्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स हायर एजुकेशन में होते हैं ना, इसमें ना बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो इकट्ठा काम करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को और उसकी एक्सेस करने के लिए। उसने सीखा क्या इतने टाइम पीरियड में, जो उन्होंने क्लासेस कंडक्ट की हैं उसका कोई रिजल्ट निकला है या नहीं निकला, जो टीचिंग थी वो इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें असेस की जाती हैं और इससे हमें फीडबैक मिलती है। अब जो ये एलिमेंट्स आते हैं, इनमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। देखो जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स है ना, इनको अलाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स जो करिकुलम की है। यानी देखो इन सिंपल वे जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं ना, ये बनाए इस तरीके से जाते हैं, यानी ये फुल फ्लैज ना अलाइन करते हैं, ये मैच खाते हैं जो आपके करिकुलम बनाए ना, यानी जिस करिकुलम को फॉलो करके पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना था, जो उसके ऑब्जेक्टिव या उसमें जो लर्निंग आउटकम डिसाइड थे उसके साथ। ठीक है, एक क्लियर और वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम अगर आपके पास अवेलेबल है, यानी अगर आपने बच्चे को पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, यानी इन शॉर्ट बच्चे स्टूडेंट को भी टीचर को भी पता है कि पूरे अगर हम इस सिलेबस के गो थ्रू होते हैं, ये हमारा पूरा करिकुलम है,
यानी जब इसका रिजल्ट जो निकलना वो इस टाइप का निकलना चाहिए, यानी वो एक क्लियर और वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम होती है। ये एक फ्रेमवर्क है जो यूज़ किया जाता है असेसमेंट टास्क और क्राइटेरिया को डिज़ाइन करने में। यानी जितना आपको अच्छे से करिकुलम समझ में आएगा, जो उसकी नॉलेज होगी, उतनी अच्छी तरीके से आप अपने इवैल्यूएशन सिस्टम को डेवलप कर पाओगे। सेकेंड इसमें मेन हमारा एलिमेंट आता है असेसमेंट टास्क का। अब ये क्या है असेसमेंट टास्क आपके? देखो, जो असेसमेंट टास्क है ना, इनको डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और क्या स्टूडेंट ने अचीव किया। यानी कि आपने, इन शॉर्ट इसका नाम ही बताता है आपने असेसमेंट करनी किस तरीके से है, यानी क्या टास्क किए जाएंगे, क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी ये बच्चे को असेस करने के लिए। देखो, कुछ एक्टिविटीज़ और टास्क को तो करना ही पड़ेगा, तभी आप बच्चे को किसी को असेस कर पाओगे कि उसने इतने टाइम में क्या सीखा, क्या उसके पास रिटेन रह गया, क्या वो भूल गया, क्या उसने रट्टा लगाया था, क्या उसने अच्छे से डिटेल में समझा था। ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। यानी ये टास्क अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन ले लो जो इंडिया में बहुत प्रीवेलेंट है। यानी आप, अगर आपने एक क्लास को कंप्लीट करना है, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स देने पड़ते हैं हर चीज़ के, फर्स्ट ग्रेड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम दी जाती है, न्यू टॉपिक्स को उनको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, आप एक टॉपिक को प्रेजेंट किस तरीके करो, प्रैक्टिकल असेसमेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंसेस को जज किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें असेसमेंट टास्क के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आता है असेसमेंट क्राइटेरिया। देखो, टास्क तो कंडक्ट करोगे असेसमेंट को मेजर करने के लिए, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, यानी जो ये आपका असेसमेंट क्राइटेरिया होता है ना, ये आपकी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस या जो स्टैंडर्ड है एक स्टूडेंट को एवेल्यूएट करने के लिए उनको बताता है। मतलब आपने एक स्पेसिफिक असेसमेंट का क्राइटेरिया टीचर ने स्टूडेंट को भी बताना है, तभी वो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। यानी आप मतलब इन डिटेल में बताते हो कि कौन से एस्पेक्ट्स पे, किस लेवल पे आपको असेस किया जाएगा, असेस करने के लिए आपकी क्या चीज़ यानी क्या टास्क यूज़ किया जाएगा। यानी पूरी डिटेल में एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो असेसमेंट में एक टीचर की या इवैल्यूएटर की है स्टूडेंट से, यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको असेस किया जाएगा। यानी ये एक क्लियर बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, यानी जो लर्नर है, जो पूरा इतने टाइम से लर्निंग टीचिंग लर्निंग आउटकम प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसके साथ कंपैरिजन करके असेस किया जाएगा। यानी आप लेवल्स ऑफ अचीवमेंट क्या होंगे उसको भी डिटरमाइन कर देते हो। जैसे देखो, स्कूल्स में पोजीशंस आती थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लेवल्स ऑफ अचीवमेंट होता है। यानी ये बच्चे का लेवल ऑफ अचीवमेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेम तरीके में यूनिवर्सिटीज़ भी पोजीशंस निकालती हैं, कॉलेजेस भी निकालते हैं, कॉमन क्राइटेरिया ग्रेड्स होते हैं, जैसे A+A, B+B, C+C एक्सेट्रा। सो ये सारा कुछ असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रूब्रिक्स एंड स्कोरिंग गाइड्स। देखो, जो रूब्रिक्स एंड स्कोरिंग गाइड्स है ना, ये डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के वर्क को असेस करने के लिए। यानी जो स्टूडेंट्स ने काम किया वो उसके असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स और स्कोरिंग गाइड्स को यूज़ किया जाता है। यानी ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो उस क्राइटेरिया के साथ एसोसिएटेड है उसको आउटलाइन करते हैं विद डिफरेंट ग्रेड्स एंड स्कोर्स। यानी उन्होंने एक स्केल बना देना, यानी जो फिर स्टूडेंट का उस स्केल में ना नंबर्स या ग्रेड्स दे दिए जाते हैं। यानी ये A+ होगा, A होगा, B+ होगा, B होगा, C+ होगा, या ABCD लगा लो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड टू अप टू 10 तक लगा लो। सो पहले स्टूडेंट्स का वर्क मेजर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उनको इस आउटलाइन जो स्पेसिफिक ग्रेड्स है ना उनके अकॉर्डिंग जज किया जाता है, और फिर डिफरेंट ग्रेड्स और स्कोर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इससे ना एक कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इवैल्यूएशन में, यानी बायस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक और ग्रेडिंग का। देखो, फीडबैक ना एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है इवैल्यूएशन प्रोसेस का। अगर आपके पास फीडबैक नहीं है तो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक रह ही जाएगी। सो ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनकी स्ट्रेंथ्स पे, वीकनेस पे और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। मान लो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, देखो एक स्कूल टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया, बट वो टेस्ट के रिजल्ट कभी बच्चों को बताए ही नहीं। ना तो बच्चों को ये बताया कि भाई आपके टेस्ट में ये चीज़ गलत थी, आपको इस तरीके ये चीज़ इस तरीके से करनी थी, आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करने की ज़रूरत है, इसमें और इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ये फीडबैक की टाइप है। अगर आपने ये चीज़ें बताई नहीं तो आपके फिर असेसमेंट टेस्ट का फ़ायदा क्या। सो फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इवैल्यूएशन प्रोसेस का। इसके स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी इस
सब्जेक्ट में वो मास्टरी है, इसमें उनकी वीकनेस और यहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। सो ग्रेडिंग, और इसमें साथ आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में आप मार्क्स को साइन करते हो, ग्रेड्स को साइन करते हो उनके असेसमेंट क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस लेवल के होते हैं। देखो असेसमेंट क्राइटेरिया आपने डेवलप किया, टीचर ने डेवलप किया, परफॉर्मेंस स्टूडेंट ने दी। जब टीचर परफॉर्मेंस को मेजर करता है और उसको असेसमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जज करता है, फिर ग्रेड्स और मार्क्स दिए जाते हैं। यानी वो मार्क्स, यानी जो मान के चलो जैसे आपको फाइनल पेपर्स में परसेंटेज आती है, मार्क्स आते हैं, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं, इवन एनटीए का जो आप एग्जाम कर रहे हो इसमें भी मार्क्स ही है, यानी आपके मार्क्स ही बताते हैं कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। सो ये एक ग्रेडिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। देखो मॉडरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेसेस हैं ये फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी वैल्यूएशन में इंश्योर करते हैं। ये चीज़ें बताते हैं कि जो असेसमेंट की गई है वो फेयर है, उसमें कोई पार्शियलिटी या फेवरेटिज्म नहीं किया गया, कंसिस्टेंट है, हर बार सेम चीज़ ही करी जाएगी, रिलायबल है, आप उसके रिजल्ट पे रिलाय कर सकते हो, यानी आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आपका असेसमेंट क्राइटेरिया बिल्कुल अप टू द मार्क, ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल रिलायबल है। सो जो ये प्रोसेसेस है इसमें मल्टीपल इवेल्युएटर्स हायर किए जाते हैं, यानी वो रिव्यू करते हैं स्टूडेंट्स के वर्क को, कंपेयर करते हैं ताकि असेसमेंट डिसीजंस जो आएंगे वो कंसिस्टेंट और अलाइंड हो विद इंटेंडेड स्टैंडर्ड्स। यानी देखो अगर मेरी बात सुनो, इसका मतलब, इनका कहने का मतलब क्या, देखो अगर तो आप एक इवेल्युएटर हायर करोगे, माइट भी वो बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके उस किसी को फेवर कर जाए, किसी को ज़्यादा नंबर दे, वैसे ये चीज़ रियलिटी में होती नहीं है। बट इसमें क्या है, जब मॉडरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है इसमें मल्टीपल इवेल्युएटर्स होते हैं, यानी इतने इवेल्युएटर्स होंगे, यानी हर बंदा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देगा, इवेल्युएट करेगा, असेस करेगा। सो इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, फेयरनेस बनी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, यानी आपका इवेल्युएटर्स के मेन माइंड में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जो भी रिजल्ट्स हैं असेसमेंट डिसीजंस निकले वो इंटेंडेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग। देखो जो आपके इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं ये मेंटेन करते हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को जो असेसमेंट और ग्रेड्स के थ्रू बनी है, यानी जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के असेसमेंट या ग्रेड्स उनको मिले ना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आप उनका कंपेयर कर सकते हो कि स्टूडेंट की एज कंपेरेटिव पिछले असेसमेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, या स्टूडेंट अभी भी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे है, मतलब वर्ज ऑफ एक्सटेंशन नहीं कह सकते, मीन्स वर्ज ऑफ डाउनग्रेडिंग कह दो कि अभी भी वो नीचे ही उसकी परफॉर्मेंस जा रही है। सो जो ये रिपोर्टिंग सिस्टम है कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टेक होल्डर्स को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, उसकी शीट्स बनाई जाती है ना, यानी मार्क शीट्स जिसको कहते हैं, कि रिकॉर्ड रखा जाता है कि स्टूडेंट के टेस्ट, यानी वो पर्टिकुलर टीचर सब्जेक्ट टीचर रिकॉर्ड रखता है कि जितने भी उसने मानो मंथ में टेस्ट कंडक्ट किए हैं हर बच्चे के नंबर कितने आए। जब पेरेंट टीचर मीटिंग्स पीटीएम्स कंडक्ट करता है स्कूल, वो ही शीट से नंबर स्टेक होल्डर्स को कन्वे किए जाते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बताई जाती है। यानी स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो सकते हैं, अकेडमिक एडवाइजर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, यानी जिस बंदे को भी इंटरेस्ट है ना उस इन्फॉर्मेशन में उसको वो प्रोवाइड कर दी जाती है। सो ये कुछ थे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। सो यहाँ पे आज का हम सेशन करते हैं वाइंड अप। कल तो कॉमर्स की क्लास कंडक्ट होगी, जब हम नेक्स्ट सेशन परसों कंडक्ट करेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन करेंगे, CBE-CS सिस्टम को करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके कंप्लीट होने के बाद ना ऐसे टॉपिक्स शुरू करेंगे जो पेपर में पता ही नहीं कितनी बार आए हैं, बट आपने वो कभी सुने भी नहीं होंगे, यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, बस पूछो मत, आप उनको अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक्स अच्छे से करवा दिए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन था, सिलेबस में मेंशन चीज़ें तो अब हमने कर ली, अब हम वो चीज़ें करेंगे जो पेपर में वो पूछती हैं। ठीक है, सो काफ़ी अभी हमारा देखो पेपर 1 की तैयारी ना मैं बहुत ज़्यादा डीप में करवाने वाला हूँ, ताकि आपके इसमें तो 50 में से 45 प्लस नंबर आने ही चाहिए। सो आज का हम सेशन करते हैं वाइंड अप। आपको पता ही अल्टरनेट डेज क्लासेस लगती है, कल हम करेंगे कॉमर्स के अपने सेशन की जर्नी कंटिन्यू। हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है अकाउंट्स और रेटिंग की, कल हम यूनिट 3 अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंथी यूनिट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसके एग्जाम में कॉमर्स के। सो आज का करते हैं सेशन वाइंड अप, मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।